सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में बताई जाती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ईरान ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं और आइए पहली खबर यहां से शुरू करते हैं कि तुर्की ने मदद की थी इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को तलाश करने में और तुर्की ने खूब वाहवाही बटोरी कि हमारे ड्रोन ने ही आखिरकार जो अखिंजी सीरीज का ड्रोन है उसने ईरानी राष्ट्रपति के जहाज को यानी जो एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर था, उसको ढूंढकर निकाला है। ईरान उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन ईरान ने अब खुलासा किया है कि ऐसा नहीं है। हाँ, तुर्की ने मदद भेजी थी लेकिन उसके ड्रोन ने ढूंढ कर नहीं निकाला। हमारे खुद के ही ड्रोन के जरिए हमने ईरानी राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढकर निकाला था, जिसके बाद जो हवा तुर्की के ड्रोन की बनी हुई थी उसकी पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। दूसरी तरफ ईरान ने खुलासा ये भी किया है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है, उस हेलीकॉप्टर के मलबे की जांच की गई है। उस हेलीकॉप्टर पर कोई हमले का निशान, कोई बुलेट का, गोली का निशान नहीं है। साथ ही ये भी खुलासा किया गया है कि हेलीकॉप्टर जब हवा में था उसी वक्त उस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। हालांकि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। सिर्फ यही दो खुलासे फिलहाल हुए हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। मेरे दोस्तों, उधर इब्राहिम रईसी के आखिरी विदाई में आपको बता दूं कि रिकॉर्ड के मुताबिक 30 से 40 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। पूरा ईरान उस वक्त जमीन पर उतर आया, सड़क पर उतर आया जब ईरान के राष्ट्रपति का जनाजा गुजर रहा था। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो होम टाउन है वो ईरान के मशहद में है और मशहद में ही इमाम रज़ा का रोज़ा है। उसी रोज़े के अंदर परिसर में उनको दफना दिया गया है। خسته نباشیم مرد دیگر استراحت کنج حرم دور از هیاهو خواب راحت کن। मेरे दोस्तों, इब्राहिम रईसी के शहादत के बाद ईरान कमज़ोर होने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मजबूत नजर आ रहा है। इस ग्रुप को देख लीजिए जिसमें तालिबान, यमन, हुथीज के अलावा हमास, इस्लामिक जिहाद और दूसरे तमाम संगठन के बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं। हजरात,
इजराइल के लिए एक और बड़ी बात यहाँ ईरान में ये हो गई, इस तस्वीर में देख लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया ने तालिबान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात कर ली। यानी तालिबान और हमास की मुलाकात अब ईरान में हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से काफी राजी नजर आए। उधर IAEA के चीफ ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति की मौत की वजह से ईरान से अब बातचीत जो है परमाणु पर होने में समय लग रहा है। उधर UN के जनरल असेंबली के अंदर भी UN के द्वारा ऑफिशियली ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को ट्रिब्यूट दिया गया और उनको याद करके कुछ समय के लिए मौन व्रत रखा गया। It is my sad duty to pay tribute to the memory of His Excellency Syed Ibrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran, who passed away on 19th May 2024. On behalf of the General Assembly, I request the representative of the Islamic Republic of Iran to convey our condolences to the government and people of the Islamic Republic of Iran and to the bereaved family of His Excellency Syed Ibrahim Raisi. I now invite the representatives to stand and observe a minute of silence in tribute to the memory of His Excellency Syed Ibrahim Raisi. A formal tribute in the General Assembly will be convened on 30th May as announced in my letter dated 22nd May 2024. हज़रात मोहतरम, अब बड़ी खबर आ रही है गज़ा से। तस्वीर आपके सामने। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर पानी के रास्ते से गज़ा के अंदर पहुंचा था। गाज़ा का पूरा दौरा करने के बाद पानी के रास्ते से ही वो इजराइल वापस लौट गया। अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पोप फ्रांसिस ने बोला कि गाज़ा के अंदर जब खाना आता है लोग इकट्ठा होते हैं और जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, कोलंबिया ने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ लिए हैं और इजराइल से रिश्ते खत्म करने के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हमारी एम्बेसी को जल्द से जल्द, यानी कोलंबिया की एम्बेसी फिलिस्तीन में जल्द से जल्द खोली जाए। बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम अमेरिका और सऊदी की डील इसी हफ्ते कंप्लीट कर लेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से पहले ही इनकार कर चुका है इजराइल। कहा जा रहा है कि आज जो है इंटरनेशनल कोर्ट सख्त फैसला इजराइल के खिलाफ ले सकते हैं। उससे पहले ही नेतन्याहू ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, किसी भी दुनिया की कोई ताकत हमें अपने मकसद से रोक नहीं सकती। हम हमास का पूरी तरह से खात्मा करेंगे और किसी की एक बात नहीं सुनेंगे। 2016 में ईरान के अंदर ही सऊदी की एम्बेसी पर हमला हुआ, जिसके बाद कई सारे देशों ने ईरान से रिश्ते खराब कर लिए थे, तोड़ लिए थे। बहरीन भी उन देशों में शामिल था। बहरीन ने 2016 से ही ईरान से रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति की शहादत के मौके पर बहरीन के विदेश मंत्री और दूसरे नेता अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंच गए। ईरान के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये ईरान के हक में बेहतर हुआ। इसके बाद दोस्तों, बहरीन के विदेश मंत्री और डेलीगेशन ईरान के बाद सीधा, तस्वीर देख लीजिए, व्लादिमीर पुतिन के पास रूस पहुंचे और बहरीन के किंग भी यहाँ मौजूद थे। और बहरीन के किंग ने ही व्लादिमीर पुतिन के सामने बयान दे दिया कि अब ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे ईरान से नॉर्मलाइजेशन को, दोस्ती को ख़त्म किया जाए और इस रिश्ते को बिगाड़ कर रखा जाए। कोशिश हम करेंगे कि ईरान के साथ जल्द
हम अपने रिश्ते नॉर्मल कर लें। वहीं मेरे दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति और पूरी डेलीगेशन की शहादत के बाद भी यूरोपीय यूनियन डरा हुआ है। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि हम ईरान पर पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कयामत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा रहा है सऊदी अरब। सऊदी अपनी पूरी औकात दुनिया को दिखा रहा है। इसके बावजूद अगर सऊदी अरब की सरकार का कोई गुलाम है तो फिर उसको अंधभक्त मानिए। इतिहास में पहली बार इस्लामी जमीन पर, सऊदी अरबिया की सरजमीन पर स्विम सूट फैशन शो हुआ। यानी जो नंगपना है वो अब सऊदी अरब में बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, बड़े माजरत के साथ दिखा रहा हूँ, ये यूरोप की तस्वीर नहीं है, ये सऊदी अरब की तस्वीर है। ध्यान से इन तमाम तस्वीर को, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए ध्यान से तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन देख लीजिए ये तमाम यूरोप की और वेस्टर्न देशों की नंगी महिलाएं सऊदी अरब पहुंची थी, जिस सरजमीन पर हिजाब देखा गया और हमेशा वहां महिलाएं हिजाब में देखी गईं, आज नंगपना वहां देखा जा रहा है। अब बताइए, ये कयामत की निशानी नहीं तो क्या है? जो सऊदी अरब के जबरा फैन हैं, जो दिन रात ईरान को गालियां लिखते हैं और ईरान पर तोहमत लगाते हैं, आज अपनी औकात देख लें और अपनी नस्ल चेक कर लें कि वो हलाल की पैदाइश है कि नहीं, क्योंकि ईरान इसी कल्चर के खिलाफ है। लेकिन सऊदी अरब ने इस कल्चर को एक्सेप्ट करना, अपनाना शुरू कर दिया है। उधर इसी बीच फ्रांस ने अपना परमाणु बम टेस्ट किया है। फ्रांस किस चीज़ की तैयारी कर रहा है नहीं पता, लेकिन फ्रांस के इरादे नेक नजर नहीं आते। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि धारा 370 हटाने की वजह से नहीं, बल्कि मोटा टैक्स वसूलने की वजह से हमने भारत के साथ तमाम अपने बिजनेस को रोका था। ईरान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएई के दौरे पर गए और यूएई से उन्होंने कहा कि आप हमारे पाकिस्तान में $10 बिलियन इन्वेस्ट कीजिए। एक तरह से भीख भी मांगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान आकर बयान दिया कि अब वो दौर चला गया कि जब पाकिस्तान दूसरे देश जाकर कटोरा लेके भीख मांगे। मेरे दोस्तों, ताइवान को आखिरकार चीन ने घेर लिया है। बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ताइवान के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है और नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चुनाव के तुरंत बाद ही चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है ताइवान को और इस ड्रिल का, खतरनाक ड्रिल जो कर रहा है, उसका नाम रखा है सीरियस पनिशमेंट। देखिए,现在是5月23日上午8点，我正跟随东战区海军易阳舰编队在台岛北部附近海域执行战备台岛周边海域，在我身后就是号称台岛北部门户的做好随时应对一切舰艇编队正在台岛周边海域两侧经2、3动5航道，全舰官兵已做好随时应对一切情况的准备。两侧经2、3动5航道。अब इसके बाद ताइवान ने अपने बॉर्डर पर हथियार और डिफेंस सिस्टम भेजना शुरू कर दिया है। ताइवान भी अमेरिका के बहकावे में आकर चीन से लड़ने को तैयार है। हद यह है कि चाइना के युद्धपोत ताइवान के बेहद करीब आ गए थे, तो ताइवान के कोस्ट गार्ड अनाउंस करके उससे चीख कर कह रहे हैं कि आप बहुत करीब आ गए हैं, हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आए हैं, पीछे आपको हटना होगा।将严重破坏台海区域和平稳定及安全，有造成事端
增加维安及误判风险，请你立即调整航向，如执意进入我24海里临街区，我方将 उधर ताइवान से पूरी तरह से लड़ने की मूड में नजर आ रहा है चाइना। तस्वीर आप ये देख लीजिए, चाइना रोबोट डॉग के साथ ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है और इस रोबोट डॉग ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है कि हॉलीवुड फिल्मों में जो हम देखा करते थे, चाइना ऑलरेडी ऐसे कुत्ते, ऐसे रोबोट डॉग का इस्तेमाल कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, चाइना ने कहा है कि जो भी ताइवान की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं उन सबको क्रश कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। उधर चाइना अमेरिका को अमेरिका के अंदाज में जवाब दे रहा है। चाइना ने अमेरिका की 12 कंपनियों को बैन कर दिया और 10 अमेरिकी ऑफिशियलों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंटरनेशनल वाटर के नीचे जो इंटरनेट की वायर है, जिस वायर को पूरी दुनिया ने कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे से, उस वायर का इस्तेमाल करके चाइना अमेरिका की जासूसी कर रहा है। भारत को आंखें दिखाकर मालदीव ने चाइना से अंधाधुन कर्जा लिया और अब चाइना ने कह दिया है मालदीव को कि हम आपको कर्जे में और कर्जा लौटाने में कोई भी रियायत नहीं देंगे, कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। उधर मेरे दोस्तों, मोइज़ू की गवर्नमेंट ने जानकारी दी है, मालदीव ने बताया है कि भारत और चाइना हमारी लोकल करेंसी में डील करने के लिए हमसे तैयार। सर, श्रीलंका ने एक बार फिर से भारत का दिल रखने के लिए बड़ी बात कही और कहा कि श्रीलंका अलाउ नहीं करेगा कि भारत की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो। अब जो दूसरी खबर आई उससे साबित हो रहा है कि आखिर श्रीलंका ने भारत के हक की बात क्यों करी। दूसरी खबर यह है कि श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है क्योंकि ब्रिक्स संगठन में श्रीलंका शामिल होना चाहता है। फिलीपींस भी चीन का बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। चाइना और फिलीपींस में अलग टकराव है। ऐसे में भारत के 3 खतरनाक युद्धपोत फिलीपींस में पहुंचे हुए हैं और फिलीपींस के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, भारत के राफेल को टक्कर देने के लिए चाइना ने बॉर्डर पर J-20 अपने एडवांस फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, हांगकांग और सिंगापुर के बाद नेपाल ने भी MDH इंडियन मसालों को बैन कर दिया है और सतर्कता बरती है। जो भी भारत से मसाले नेपाल आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करने में, देखिए मोदी जी कह रहे थे दुनिया में बज रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से बज रहा है भारत का। मैक्सिको में ये एक चुनावी रैली का स्टेज ही गिर गया। स्टेज गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए। न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का एक कॉलोनी है जहां फ्रांस की गवर्नमेंट के खिलाफ खतरनाक और हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। तस्वीर आपके सामने। फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उस कॉलोनी में पहुंच गया है ताकि वहां के लोगों का गुस्सा शांत किया जा सके। बात करें अब रूस और यूक्रेन के जंग की, तो यूक्रेन ने रूस के S-400 को ही तबाह कर दिया। Последствия чего осталось? Вот это ебала ракета нахуй. Вот воронки от нее, блядь. Вот. Все, пиздец. Все сгорело нахуй. Уедь можно, блядь. इसके अलावा रूस के क्रीमिया के इलाके पर भी यूक्रेन ने हमला कर दिया। उधर रमजान कादिरोव ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, अलग से नहीं दिखा सकता हूं, कॉपीराइट का मसला है, ये देख लिए, इस बयान में कहा है रमजान कादिरोव ने कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को गिरफ्तार करके मैं चेचनिया में अपने बेसमेंट में रखूं। उधर मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने भी व्लादिमीर पुतिन की तरह काम कर दिया है। एक ऐसे कानून पर साइन कर दिया है जिसके तहत अब यूक्रेन के कैद में जो
कैदी हैं वो अब यूक्रेन की सेना में भर्ती होकर लड़ेंगे। वहीं यूक्रेन का नया बयान आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो हमारे एलाई यानी हमारे साथी हैं वो हमें मदद देने में देर कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने खार्किव के इलाके से यूक्रेन के 10,000 लोगों को निकाला है। जब रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर हमला किया तो बताया जा रहा है कि पूरा ओडेसा अंधेरे में डूब गया था। देखिए, उधर रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के हमले के बाद बड़ी आग लगती हुई नजर आई। यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वहां परमाणु हथियार भेजकर परमाणु ड्रिल रूस ने शुरू कर दी है। रशिया से भारत जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है पिछले 9 महीनों में सबसे ज़्यादा, ये पिछला महीना है वो गुजरा है ऐसा कि सबसे ज़्यादा 9 महीनों में भारत ने रूस से तेल लिया है। अमेरिका ने रशिया पर पाबंदी लगाई है कि कोई इससे कोई चीज़ ना खरीदे, लेकिन इंडोनेशिया को अमेरिका का डर बिल्कुल नहीं है। पाबंदियों के बावजूद Su-35 रूस से खरीदने की तैयारी कर रहा है इंडोनेशिया। यूके ने जानकारी दी और दावा किया कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं जिसमें यह साफ जाहिर हो रहा है कि चाइना रूस को लीथल हथियार दे रहा है। उधर अमेरिका के पेंटागन ने दावा किया है कि रशिया ने एक खतरनाक स्पेस अंतरिक्ष का हथियार लॉन्च कर दिया है जिससे वो किसी भी सैटेलाइट को मारकर गिरा सकता है। उधर मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि अगर बर्तानिया के हथियार इस्तेमाल करके रूस के अंदर हमला किया जाता है तो हम फिर ब्रिटेन को भी निशाना बनाना शुरू कर देंगे। बहरीन के बादशाह, बहरीन के किंग जब रशिया पहुंचे तो ऐसे में रमज़ान कादिरोव से भी बहरीन के किंग ने मुलाकात की। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस पहुंचे हुए हैं और लुकाशेंको के साथ मजे कर रहे हैं। Благодарю вас. Я так ехал и думал, традиция такая сложилась, что у нас всегда нету времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Ну, я думаю, ничего страшного. Просто у вас сегодня тяжелый день с королем Бахрейна, тяжелые переговоры, непростые. Приятные, ну, слава Богу. Значит, друзей прибавилось. Вот поэтому я вас приветствую на родной вам белорусской земле। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बताया है कि हम यूक्रेन से डिस्कस कर रहे हैं कि
रूस के अंदर हमले किए जाएं, इस पर डिस्कशन चल रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा कदम उठाया अमेरिका के खिलाफ और अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कि रूस में अमेरिकियों की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।